हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं उपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज वन एंड ओनली केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। बहुत ही एग्जाम पास है, हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत से जुटे रहना है। करना क्या है, सारी चीजें बताई जाएगी आपको। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वन शॉट के सारे चैप्टर के अलग अलग सेपरेट मिल जाएंगे वन शॉट। पी वाई के उसकी टेंशन नहीं करनी, आपका भाई सारे करवाने वाला है। बट आज हम जो बात करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांड में था, सर ओसवाल का सैंपल पेपर करवाना है। ऑलरेडी एक सैंपल पेपर हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमारा जो ये 4 डेज का प्लान है, इस 4 डेज के प्लान में हम क्या क्या करने वाले हैं साइंस के लिए। टारगेट अपना रहेगा भाई 40/40 का, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, तो मेहनत में जुटे रहना आपका भी काम है, हमारा भी रहना। इतना श्योरिटी देता हूं कि आपके साथ दिन रात लगे रहेंगे, सारा काम करेंगे, सारा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, डाउट सेशन मिलेंगे, बट जुड़ना आपको भी साथ में है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती भाई मेरे, तो ताली बजाने के लिए ताली 20 और 20 की है। 20 का एफर्ट मैं करूंगा, 20 का एफर्ट आप करेंगे। तो चलिए, टर्म 1 जो हमारा टर्म 2 का जो सैंपल पेपर 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज बारी है हमारे सैंपल पेपर 2 की बारे, ठीक है। तो सैंपल पेपर 2 देखते हैं। ये अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट पेपर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। रीजन बीइंग कि इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके के डिफिकल्ट लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और टारगेट हमेशा यही रहेगा कि 1.5 घंटे के अंदर ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका जो इतना वाइटल, जो इंपॉर्टेंट जो आपका टाइम है वो सेव होता रहे। चलिए, मैं बार बार स्लाइड चेक करता रहूंगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे आप। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री, यानी जहां से 3 मार्क्स पूरे बन रहे हैं आपके। अब पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका। द फॉर्मूला ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या पुट करता है, विच वन ऑफ दिस कंपाउंड ए बी सी डी इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर अनसैचुरेटेड की बात की है सर, तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं C2H4। आपके माइंड में जब भी फॉर्मूला, जब भी अनसैचुरेटेड आ रहा है, तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एकदम घूमना चाहिए। CnH2n ये आपका अनसैचुरेटेड का है, एंड CnH2n -2। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, तो यानी इट मींस ये अनसैचुरेटेड है हमारा। अच्छा, यहां की बात करते हैं सेकंड की, CH3COOH। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हाइड्रोकार्बन की बात करी है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की बारे में बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना मैंडेटरी है। बट यहां पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेम है, अगर बात करते हैं हमारे इथेनॉल का, इथेनॉल में भी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं रहेगा भाई, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ की बात करते हैं C2H6। अच्छा, C2H6 की अगर बात करते हैं, तो फॉर्मूला अगर यहां पुट करके देखते हैं, C2H 2 जो 4 -2, नहीं, ये भी नहीं है। ये हमारा एल्केन फैमिली का है, CnH2n+2। ये हमारा एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर हमारा एक ही रहेगा भाई, C2H4, जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझे? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इसका बी पार्ट देखते हैं। वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, और 1 मार्क्स का इसका सेकंड पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड। अब एसिड की बात की है, तो हमारी जो पिछली स्लाइड थी, पिछली स्लाइड में हमारे पास एसिड कौन सा था, इसको एक बार करते हैं। तो हमारे पास एसिड ये रहा, सेकंड नंबर वाला है जो आपका, ये आपके पास एसिड है। इसका आपको फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला तो है ही आपके पास, क्या बताना है आपको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3COOH के लिए क्या होगा, 2 कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए 3, ये CH3 बन गया आपका। अच्छा, ये वाला जो C डबल बॉन्ड, ये जो COOH है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब कार्बन आप 1 किसी को भी दे सकते हो, इसको दे सकते हो 1, इसको 2 दे सकते हो। तो CH3C डबल बॉन्ड, एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ है, और यहाँ OH ग्रुप है। टोटली आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलो, अब आपका मतलब इतना प्रिपरेशन तो हो गया होगा कि आपने बहुत सारे सेट, वन शॉट या नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, तो साथ में कमेंट करते रहे, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आपकी कितना प्रैक्टिस है। क्या चीज आपको डिमांड में चाहिए वो मुझे कमेंट में डालते रहिए,
कि कमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, मतलब पीवाईक्यूज कौन से चैप्टर के चाहिए, वन शॉट कौन से चैप्टर का चाहिए, सारा का सारा लाइव सेशन में करेंगे आप, ठीक है। तो लाइव सेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कमेंट करेंगे सबसे पहले कौन सा करना है। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि हम फिजिक्स के पार्ट को या बायोलॉजी वाले पार्ट को जल्दी करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में से आ रहे हैं, 12 मार्क्स और 13 मार्क्स। 12 मार्क्स का आपका रहेगा बायोलॉजी पार्ट आपका जो है, और 13 फिजिक्स वाला, बायोलॉजी वाला आपका 13 मार्क्स का है। तो वो पार्ट हम कोशिश करेंगे पहले कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। और मैं स्लाइड चेक करता हूं, बंद तो नहीं होगी हमारी स्लाइड्स, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एलिमेंट m इज 284। 284 का मतलब क्या है? टोटल इसके अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 14, राइट। नाउ वो कहता है कि विच ग्रुप एंड द पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, मतलब किस मॉडर्न पीरियड टेबल में ये किस पीरियड या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 14 है एलिमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एग्जाम के लिए कम से कम आपको 30 एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कहां पर लाई करते हैं, मतलब आपके पास टिप्स पे होना चाहिए भाई मेरे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरीके से आती है। जो पीरियड फर्स्ट होता है, इसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट होते हैं। पीरियड 2 की बात करते हैं, ये आपका खत्म हो जाता है आर्गन यानी 10 नंबर तक। अच्छा 10 तक हो गया, 11 हमारा स्टार्ट हो जाएगा पीरियड नंबर 3 से। तो यहां पे हमारा आ जाएगा 11, 12 मैग्नीशियम, ये सोडियम, और यह उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका 14, 15, 13, 14, 15। तो 14 की जब बात करते हैं तो 14 आपका आ जाएगा पीरियड 3 में, और ग्रुप क्या आ जाएगा 14। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ कि एलिमेंट कौन सा होगा, 14 नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा। तो डेफिनेटली ये हमारा सिलिकॉन है 14 नंबर पे, ठीक है, कार्बन फैमिली है जो। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है। ये रहा देखो, ये हमारा 14 नंबर पे है, ये सिलिकॉन है, ये हमारा 14 हो गया, और पीरियड आ गया 1, 2 एंड 3, थर्ड। कम से कम आपको ये 18 तक यहां तक, और ये एलिमेंट में तो पहले जब अगर हम बात करते हैं 16, 17 तक की, तो यहां तक क्वेश्चन पूछता था जिंक तक, और स्पेशली ये जो हमारी नोबल गैस वाली एलिमेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करता था, ठीक है। तो आपको कम से कम 30 तक तो पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड द ओवेरी इन फ्लावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इस फेट का मतलब क्या होता है? इस फेट का मतलब है फ्यूचर। सर फ्यूचर भी होता है फ्लावर्स का, इनका को इन्होंने कौन सा 10th के बोर्ड के एग्जाम देने हैं? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत बार मैंने आपको आर्यंत वाला जो सैंपल पेपर था, या एजुकार्ट वाला था, या आपका PYQs, तो इस सभी के अंदर मैंने सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है और डिटेल नोट्स किया। वन शॉट की अगर बात करते हैं तो वन शॉट में मैंने स्पेशली इसको मेंशन करवाया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं रिप्रोडक्शन के, बट उस 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब कहता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवेरी इन फ्लावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो ओव्यूल्स हैं फर्टिलाइजेशन के बाद किस पार्ट में कन्वर्ट होते हैं? तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, एंड जो ओवेरी यानी आउटर पार्ट है इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट पार्ट, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मेरे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको डबल स्टार देना चाहूंगा। चलो 3 स्टार दे दिए, अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पजलिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखना ओव्यूल्स और ओवेरी में डिफरेंस है भाई दोनों में। ये गेमेट्स हैं, ये ऑर्गन है, ठीक है, जहां पे मिलेगा पार्ट्स है ये। ओवेरी के अंदर और ओव्यूल्स मिलते हैं। अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए बी पार्ट देखते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अगर हम पोलिनेशन की बात करते हैं, सो पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। अच्छा यहां पे हम स्पेशली मेंशन नहीं कर रहे हैं कि सेम फ्लावर में हो रहा है कि अदर फ्लावर में हो रहा है, मेनली यहां पे बात की गई है पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन इज नथिंग, इट इज द ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, where
एजेंट मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, मे नॉट रिक्वायर्ड, ये लाइन मेंशन करने की नीड नहीं है वैसे, मतलब मेनली फंडा इसमें ये बताना आपको कि पोलिनेशन है क्या। अच्छा, मेन इसका जो कॉन्ट्रैरी पार्ट है, कॉन्ट्रैरी पार्ट मतलब कि फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाइल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी पोलिनेशन सिर्फ पोलन ग्रेन्स का यानी मेल पार्ट का फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होना होता है। वाइल अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पिछले जो एजुकार्ड और अरिहंत के सैंपल पेपर है उसमें बताया हुआ है। भाई जिसको भी अगर सैंपल पेपर देखना है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 सैंपल पेपर सारे करवाए हुए हैं हमने, ठीक है। आप उसको 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं प्रिपेयर किए हैं, जो सोच रहे हैं कि अभी तक 4 दिन में ही प्रिपेयर करेंगे, तो 4 दिन में भाई इतना टाइम कम नहीं है, जुट जाओ, 9-10 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात है, अच्छी स्लीप लेनी है, बट हो जाएगा, भरोसा रखना है। बट जो मैं करवा रहा हूं साथ साथ करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा आपके 40/40 ही आएंगे, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आएंगे, बट इतना जरूर श्योरिटी दे रहा हूं कि जितना आपने करवा दिया, जो भाई फेल होने से अच्छा है ना, बहुत अच्छे ले जाएंगे मार्क्स, ठीक है। और जो टॉपर्स है, टॉपर्स के लिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, स्पेशल पीवाई के राउंड लेगा और उस पीवाई के उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आपके मैथमेटिक्स के मिले हैं, ठीक है। चलिए, भरोसा अपने पे होना चाहिए और हार्डवर्क में कमी नहीं होनी चाहिए। अब तो 4 दिन रह गए आपके, इस 4 दिन में आप कर सकते हैं अचीव बहुत कुछ, ठीक है, बट डरने की बात नहीं है। जो आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो अच्छा स्कोर कर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छा प्रैक्टिस किया है वो बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो हमेशा इस डिटर्मिनेशन पे लगे रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्लाइड चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको बहुत से ज्यादा कंटेंट मिल जाए। 4 दिन का जो है ना, 4 डेज का जो प्लान है बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। चलिए, रीना स्टडीड अबाउट द asexual reproduction in plants in school while playing the school premises. She observed, अब क्या ऑब्जर्व किया है, that fallen leaves of bryophyllum on the ground produce a new plant, यानी न्यू प्लांट बन रहा है ब्रायोफाइलम से। Help her to find out the answer for the following question about it. अब रीना ने क्या किया, रीना ने देखा, एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक प्लांट है, उसका लीफ ब्रेक होके ग्राउंड पे फॉल कर रहा है, और जब वो फॉल करता है तो उसमें क्या होता है, वहां पर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो वो किस वजह से स्टार्ट हो रहा है, कि वो नया प्लांट बन कैसे रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ asexual reproduction is seen in bryophyllum। तो ब्रायोफाइलम में किस टाइप का asexual reproduction है। सो आंसर आएगा हमारा, जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम have notches in margin। इसके जो मार्जिन होता है उसके अंदर नोचेस होते हैं, नोचेस इन मार्जिन where small birds are present। these birds fall on ground and grow या produce new plant by। अब मोड पूछा है कि मोड कौन सा है, यहां पे देखो, यहां पूछा है टाइप, पूछा है किस टाइप का asexual reproduction है, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आप सोचिए, अब यहां पे थोड़ा सा पजल हो जाएंगे कि जो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स में तो सर बडिंग आना चाहिए। भाई जो बर्ड्स हैं, इस बर्ड्स में जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ये लीव क्या करते हैं, ये एक लीफ है, पार्ट है, तो from the part of plant producing a new plant is called vegetative propagation। vegetative propagation में प्लांट के पार्ट से ही एक न्यू पार्ट या न्यू प्लांट जनरेट किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बारे में आपको जितना भी अगर लगता है कि इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल करने की नीड नहीं है, मेरे वन शॉट देख लेना, वन शॉट के अंदर पूरा डिटेल में अलग से बताया हुआ है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। चलते हैं बी पार्ट पे। गिव एडवांटेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द सेम टाइप ऑफ प्लांट। इसी टाइप से लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट
seedless plant can be grown by this method. This method यानी वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स नहीं है या वेरिएबल सीड्स होते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए बेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक रैपिड मेथड है, रैपिड मेथड है, फास्ट है, लेस केयर की रिक्वायर होती है, लेस केयर इज रिक्वायर्ड एंड अच्छा अब इसमें आसेक्सुअल है तो आसेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसमें नए कैरेक्टर्स तो नहीं आएंगे, यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम पेरेंटल कैरेक्टर्स कैन बी मेंटेन्ड बाय दिस मेथड। अगर हमें सेम कैरेक्टर्स चाहिए तो वो सारे के सारे कैरेक्टर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से मेंटेन कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेजेस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बहुत जल्दी नहीं है लेकिन हाँ इतना कोशिश जरूर रहेगी कि आपका 1 और 30 मिनट से पहले ये हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका? टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द मेंडल एक्सपेरिमेंट टू students in class and she discussed about the plants that Mendel used for this experiment. She asked the students to find out the following answer. क्या है? Name the plant that the Mendel used. Mendel ने कौन सा प्लांट यूज किया था? ये हमारे पास भूत आ जाता है क्या? So P प्लांट यूज किया था आंसर, और उस P प्लांट का अदर नेम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? पिजम स्टाइवम। ठीक है, आप इसमें से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस नेम को राइट करो। भाई टीचर को इम्प्रेस करना है सबसे पहले इस चीज में। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, साइंटिफिकली जो टर्म्स हैं वो यूज जरूर करना है, तो ये वर्ड इसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पी प्लांट भी गलत नहीं है, इसी का ही नाम है पिजम स्टाइवम। चलो फर्स्ट आंसर हमारे पास हो गया। सेकंड क्या कहता है? What type of the progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generation when he crossed tall and short plant? क्रॉस किसकी? tall and short plant की। चलिए पहले देखते हैं हमारी जो मेंडल का जो F1 प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी में ये हमारे टोल कैरेक्टर्स थे एंड ये हमारे डार्क कैरेक्टर यानी शॉर्ट कैरेक्टर थे। तो F1 जनरेशन में क्या होगा? when they cross, now in the first generation only tall plant यानी dominant characters dominant characters will be observed in first generation। यानी फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे यानी टोल कैरेक्टर्स होंगे। when these undergo self pollinated, तो सेल्फ पोलिनेट होने के बाद यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स आएंगे देखते हैं। यहाँ पे आएंगे हमारे पास होमोजाइगोस प्योर यानी प्योर फॉर्म आएगी, यानी दोनों टोल रहेंगे। अच्छा दूसरा कौन सा रहेगा? ये प्योर डाफ रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास हेटेरोजाइगस आएंगे जिसको टोल प्लांट में ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे आगे हैं टोल, ये भी टोल। तो ये प्रोजेनिस आपको ऑब्जर्व होगी फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में। ये हमारा है F2 जनरेशन। अच्छा और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से? यहां से वो पूछ सकता है कि आप यहां से इसकी जीनोटाइप और फिनेटिक रेशियो बताओ। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप रेशियो रहेगी इसकी 1:2:1। ये आपका प्योर टोल, ये प्योर डाफ, और ये हेटेरोजाइगोस वाले हैं। ये भी हमारे टोल ही है बट ये हेटेरोजाइगोस है। फिनेटिक रेशियो पूछ लेगा कि टोटल टोल और टोटल डाफ कितने हैं, तो टोटल टोल कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमारी फिनेटिक रेशियो हो जाएगी 3:1। इस टाइप के आपकी केस स्टडी पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और अगर आप देख रहे हैं तो केस स्टडी का आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से और यहाँ से इस चैप्टर से हेरिडिटी से बन रहा है, यानी 8 मार्क्स आपके जो बन रहे हैं उसमें से 4 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। अच्छा डोमिनेंट ट्रेट्स अभी बताया मैंने आपको जस्ट, व्हेन टू कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड देन ओनली वन इज मैनिफेस्ट इन बॉडी, or you can say the cross between
द क्रॉस बिटवीन टू ट्रेड्स then only one can express itself in first generation या filial generation, which is called dominant character. अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? जब फर्स्ट जनरेशन यानी जब फर्स्ट क्रॉस होती है तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को या विजिबल होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, वो हमारे होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर. एंड विच कैरेक्टर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपका पूरा अगर ये 1 मार्क्स में पूछता है तो इतना सफिशिएंट है. अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछ लेता है तो डिफरेंस की फॉर्म में बताना आपको. अब वहां पे आप फिर एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट, टोल प्लांट विल बी dominant and DAF will be recessive. अब क्यों है इसका? क्यों का आंसर दे सकते हैं बिकॉज दिस रिसेसिव कैरेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, ये इसके लिए इतना सफिशिएंट है. अगर ये 2 मार्क्स में पुटअप करता है, 1 मार्क्स में यार इतना बहुत है. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा, सिंपल सा क्वेश्चन. द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कॉइल इज कॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन नीड. दोबारा रिपीट करते हैं. द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कॉइल इज कॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन नीड. नेम द अंडरलाइंग फिनोमेन. अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है, या किसी एक सर्किट में करंट इंड्यूस होता है तो उसके नेबरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिनोमेन इज. अच्छा, अब तक इसके बारे में आपको पता लग जाना चाहिए मैं क्या नाम लिख रहा हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेशली केस स्टडी के क्वेश्चन, तो यहां से छोड़ना नहीं है. चलिए बी पार्ट क्या कहता है? ऑन व्हाट फैक्टर डज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द गिवन फिनोमेन डिपेंड. ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कि जिस पर इंड्यूस करंट डिपेंड करता है? तो यहां पे 2 फैक्टर हैं. फर्स्ट वन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अभी कैसे होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग हो रहा है, कोइल की टुवर्ड्स हो रहा है तो ज्यादा होगा. ठीक है, अब उसका सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो करंट भी कम इंड्यूस होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द कोइल है या अवे फ्रॉम कोइल है, डिपेंड करता है इंड्यूस करंट भी कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा. ठीक है, दूसरा रहेगा आपका डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर. डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की डायरेक्शन क्या है? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. ये आपका सोलेनॉइड है और इट इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर. नाउ आई एम टेकिंग अ बार मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द कोइल. अब ये कोइल की तरफ जा रहा है, ये कंडक्टर की तरफ जा रहा है. ठीक है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि इस कंडक्टर को हम मैग्नेट की तरफ लेके जा रहे हैं. तो मैग्नेट की तरफ ले जाने का मतलब क्या है? देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोइल व्हिच इंक्रीज द इंड्यूस करंट. सेम एज अगर हम इस कोइल को, इस सोलेनॉइड को, इस कंडक्टर को पीछे की तरह अवे फ्रॉम मैग्नेट लेके चलते हैं तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया. डायरेक्शन चेंज करने से अगेन क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और ये डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में शो होगा. तो ये 2 फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर को याद रखेंगे. अच्छा क्वेश्चन लगा, एनसीईआरटी कंसेप्ट से लिया हुआ सारा का सारा. इस चीज का ध्यान रखना, सारा का सारा एनसीईआरटी कंसेप्ट से आ रहा है. अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. State the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current. तो इस टॉपिक का नाम क्या था? हमने लिखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन सा रूल है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजुकार्ड और अरिहंत के दोनों के हैं, और इसमें मैं बता देता हूं ये कौन सा रूल है.
चलो सबसे पहले तो बात करूंगा मैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा रूल है। इफ वी होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी कौन सा रूल है? ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, क्लॉकवाइज। ये आपको मैं कंसेंट्रिक सर्कल बना के दिखा रहा हूं, बट ये कुछ इस तरीके से होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी। इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर ये करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन लगता है चांस आने का, तो राइट हैंड थंब रूल पे आपका पूछ सकते हैं। थंब रूल में इसका एक और भी बोलते हैं इसे पाम रूल या मैक्सवेल रूल, ठीक है। इसको पाम रूल भी बोलते हैं। पाम रूल क्यों बोलते हैं कि पूरी पाम यानी हथेली यूज हो रही है इसमें। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। थंब अगर करंट शो कर रहा है तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पार्ट इसमें से क्या बन सकता है, मैंने आपको बता दिया। करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट कहता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। फोर्स एक्सपीरियंस। अच्छा, अब यहां से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं कुछ इस तरीके का। ये शायद आपने कहीं देखा होगा, ए बी सी डी, यहां पे कॉम्यूटेटर लगे हुए हैं, ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये कहां है सर? ये हमने देखा था मोटर में, जहां पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर को, अब यहां पे स्टेट कंडक्टर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो स्टेट कंडक्टर में क्या है भी, एक आर्मेचर जो कोयल है, ये अगर ये वाली साइड देखते हैं तो ये स्टेट कंडक्टर है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? चलो, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगी, यहाँ पे कोयल होगा और कोयल में क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कैसे होगा? जब हम यहां से इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको चेंज करेगी, इसको रोटेट करेगी, इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो आपका पूछ रही, यही तो पूछा उसने, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा करंट कैरिंग कंडक्टर में। करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इस आर्मेचर कोइल को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ये आ रहा प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। अभी कहां पे यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा रूल है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, नए सिलेबस में तो शायद आपका नहीं होगा ये टॉपिक, तो इसके लिए RIP बहुत मुश्किल से याद किया था, और अभी हमारे लिए RIP हो चुकी है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हमें नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो जो नई जनरेशन वाले, मतलब नेक्स्ट आपकी आ रही है बच्चे, उसको शायद ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो RIP सर, सर नहीं है, क्वेश्चन RIP है। चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा सिंपल सा लगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सारे बच्चों को आना चाहिए। रीजन बीइंग की बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, और छोटी छोटी क्लासेस से आप एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन है। कहना प्लास्टिक कप्स आर यूज्ड टू सर्व टी in trains in early days. These could be returned to the vendors, cleaned and reused. ये वेंडर्स के पास जाते हैं और उसे रीयूज किया जाता है। Oh my God, हम नहीं पियेंगे चाय ट्रेन में। Later the कुल्लर्स, जो कुल्लर्स क्या होता है, वो मिट्टी के जो छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज थिंग है ना, वो यूज भी एक ही बार होते हैं, मतलब एक बार चाय पीते उसको फोड़ देते हैं। बट हम क्या करते हैं, उसमें पोर्ट्स लगा लेते हैं, उसको यूज किया है, छोटे छोटे गमले लगा लेते हैं उसके। कुल्लर्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप्स। नाउ पेपर कप्स आर यूज्ड फॉर सर्विंग टी। हाँ, अब क्या हो गया, अब पेपर कप्स आ गए प्लास्टिक कप्स की जगह। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द रीजन ऑफ फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम प्लास्टिक कुल्लर्स टू द फाइनली टू द पेपर कप्स। हम प्लास्टिक, जो ये वाले कुल्लर है, सबसे पहले हमने यूज किया था प्लास्टिक, प्लास्टिक से फिर हम कुल्लर्स की तरफ यूज करें, है कुल्लर से अब आ गए हैं पेपर कप की तरफ। तो ऐसा क्यों है? तो रीजन यह है कि जो प्लास्टिक कप्स हैं, प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल।
non biodegradable which cannot be decomposed and eventually it create wastage, yeah, it create or pollute the environment, it create waste and pollute the environment. But if you talk about kullad, it is made from soil, but here there is some energy is used, एनर्जी कैसे इसको बनाने के लिए. बट अब क्या हुआ है, पेपर कप्स को यूज कर लिया है. नाउ पेपर कप, पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, नाउ इट कैन बी डीकंपोज. सो दैट्स व्हाई नाउ दिस जनरेशन यूजिंग पेपर कप्स. तो ट्रेन में अब पेपर कप यूज किया जा रहा है, हल्का होता है, सस्ता मिल जाता है एंड इट ऑल्सो कैन डीकंपोज. स्लोली हम इसको डीकंपोज कर सकते हैं, इतना भी स्लोली नहीं है. लेकिन दूसरा पार्ट क्या कहता है, कहता सजेस्ट अल्टरनेटिव द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स. अगर हमें प्लास्टिक बैग यूज करने हैं, ऐसे तो नहीं करने हैं, तो कह रहा अगर हमें नहीं करने हैं तो उसके लिए हम क्या अल्टरनेट यूज कर सकते हैं. तो अल्टरनेट हो सकता है, वी कैन यूज जूट बैग, सबसे बढ़िया है. ओसोल वाले गिफ्ट करते हैं बढ़िया बढ़िया बैग्स, अच्छे लगते हैं, ठीक है. और वी कैन यूज रीयूजेबल और मैशेबल क्लॉथ बैग, मार्केट में अच्छे मिल जाते हैं. अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, हमारे पास वेस्ट जो क्लॉथ्स होते हैं, डैमेज क्लॉथ्स होते हैं, उसको हम बैग्स बनाने में यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज बैग फ्रॉम थ्रोन आउट और टर्न अप क्लॉथ्स. जो फटे हुए कपड़े हैं उनको यूज करके, जैसे आपका देखा होगा दरी आती है, वो क्या करते हैं, जो गली में आते हैं या कहीं मार्केट में भी आते हैं, वो पुराने कपड़ों को यूज करते हैं, उसको वॉश करते हैं और एक पूरा एक कारपेट बना देते हैं, ठीक है. तो उस तरीके से हम उसको बैग भी यूज कर सकते हैं. काफी मार्केट में ये प्लास्टिक बैग ना यूज हो, उसके लिए जो पुराने कपड़े तो उनको यूज किया जाता है. दैट इज द वन ऑफ द गुड मेथड. सो एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता और सारी चीजें रीयूज हो जाती है, ठीक है. चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं. तो आई थिंक हमारे पास 30 मिनट्स हुए, 30 मिनट्स में हमने 2 into 7 14 मार्क्स कवर किए. चलिए अब बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की, जहां सेक्शन बी में हम करने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन. चलिए बढ़िया. अब चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे. अच्छा, मेंटल एक्सपेरिमेंट पे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन. तो आई थिंक अगर कलेक्टिवली हम देखते हैं तो 9 मार्क्स यहां से हमारे कवर हो जाएंगे. और क्वेश्चन भी क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर्स एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से बन रहे हैं, ठीक है. एक 4 मार्क्स का केस स्टडी बनेगा, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का. तो इस पेपर में इस पार्ट को सबसे ज्यादा फोकस में रखना आपने, रिप्रोडक्शन में हेरिडिटी पार्ट को. चैप्टर हाफ है लेकिन मार्क्स कवरिंग सबसे ज्यादा इसका. चलिए, मेंडलीव हैज अ रशियन केमिस्ट एंड कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. अच्छा, पीरियोडिक टेबल हमारा ये भी हमारा टोटल अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इतना ज्यादा नहीं आएगा. जैसे कार्बन कंपाउंड की बात करिए 3 मार्क्स, ये आई थिंक 5 मार्क्स के आसपास होगा, जिसमें एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है. तो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं. जो रशियन केमिस्ट है कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. अब क्वेश्चन यहाँ से क्या कर रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा सबसे दी बेस्ट क्वेश्चन है. क्यों? इसने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट उठा लिया. मेन जितने भी सारे फंडास थे, जितने भी लॉज थे ना मेंडलीव के एंड मॉडर्न के कंपैरिजन के, ठीक है, वो सारे के सारे उठा लिए. बट द गुड थिंग इज कि इन्हें पार्ट्स में दिया, वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी. चलिए डिस्कस करते हैं. कहता व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, मेंडलीव ने किस बेस पे किया था, मतलब उसने प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे उसने एलोबरेट करी थी. तो जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of atomic mass. ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके डोबर्नियर से लेके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और न्यूलैंड्स लॉ से लेके आपका मेंडलीव तक. सो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने जब तक इन तीनों ने यूज करे तो सबने अपनी प्रॉपर्टीज को, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए थे उनको एलोबरेट करने के लिए एटॉमिक मास को अपना मेन एम बनाया था कि एटॉमिक मास पे हम प्रॉपर्टीज को बताएंगे. बट नेवर, जो एक चीज होती है ना, इट नेवर गो इन द कंटिन्यूएशन, वो चेंज होती ही है, ठीक है. उसके बाद हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आए जिन्होंने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया.
अब देखते हैं क्या मॉडर्न के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट अप हुआ है, देखते हैं। बी पार्ट में देखते हैं, लिस्ट द 2 अचीवमेंट ऑफ मेंडल पीरियोडिक टेबल। देखो यहां से अब उसने क्या किया, सबसे पहले मेंडलीव के ऊपर क्वेश्चन पुट अप कर लिया कि मेंडलीव का मेन टारगेट क्या था, मतलब उसने की पॉइंट्स किसको बनाया था अपने जितनी भी एलोब्रेशन की थी, ठीक है। दूसरे उसने बात कर लिया कि उसकी अचीवमेंट, एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट था ये क्वेश्चन बनाते हुए, उसने सारे पार्ट्स को फोकस किया हुआ है। तो अचीवमेंट की सबसे पहली पार्ट अगर देखते हैं हम, ये मेरा फेवरेट पार्ट रहा है, ही लेफ्ट सम स्पेस in periodic table. And why he left some space in periodic table? Because he predicted that new elements will be discovered in future whose property will resemble with the space he had left in table। उसने पीरियोडिक टेबल में जो भी स्पेस छोड़ा था, तो उसने ये बताया कि ये जो स्पेस मेरे भाई साहब छोड़ दिया ना, तो डेफिनेटली जो फ्यूचर में कुछ एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेंगे कि वो इस स्लॉट के अंदर फिट हो जाएंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे मैं ये बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। उसने 3 एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी और उन्होंने उसका नाम दिया था एका से। फर्स्ट था एका बोरोन, सेकंड आपका एका एल्यूमिनियम। एका मतलब संस्कृत से लिया गया, इसका मतलब होता है एक। तो अब वहां पे उसको नहीं पता था कि एका बोरोन की जगह कौन सा आएगा, बट उसे ये पता था कि उसकी प्रॉपर्टी बोरोन वाले से मैच करेगी, तो उसको उसका नाम रख दिया एका बोरोन। उसके बाद एका एल्यूमिनियम और फिर एका सिलिकॉन। अच्छा, बोरोन की जो प्रॉपर्टी थी वो किससे रिजेंबल कर रही थी, अब फ्यूचर में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था स्कैंडियम Sc। अच्छा, एका एल्यूमिनियम की किससे रिजेंबल हो रही थी, गैलियम। एंड लास्ट वाला है हमारा सिलिकॉन, जो एक मेटेलॉइड है, ठीक है। इस मेटेलॉइड की दूसरी से रिजेंबल कर रही थी जिसका नाम था जर्मेनियम। ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको बिल्कुल टिप पे रखना है, ठीक है। ScGaGe, बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट अचीवमेंट थी कि फर्स्ट अचीवमेंट क्या रही भाई, उसने क्या किया, उसने कुछ स्पेस को लेफ्ट कर दिया एलिमेंट्स के लिए जो फ्यूचर में मिलेगी। दूसरा, रिकरेक्शन ऑफ मास ऑफ बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम जो नंबर 4 है, तो उसका एटॉमिक मास पहले रॉन्ग था, तो उसका रिकरेक्शन किया है मेंडलीव जी ने। कैसे किया था, उनके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मास था उसका फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। अच्छा, ये मैं बता देता हूं, इक्विवेलेंट मास ये फिक्स है 4.5। इट वाज प्रीवियर कंसीडर्ड दैट द वैलेंसी थी इन बेरिलियम भी इट वाज 3। तो दीक्षांत जी ने कैलकुलेशन करके बताया 4.5 इंटू 3, ये हो गया आपका 13.5। तो ये माना जाता था कि जो बेरिलियम है उसका मास 13.5 है, यानी 10 से ज्यादा, 11 12 से ज्यादा हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, तो कार्बन के पास पहुंच गया लगभग। तो इसको रिकरेक्शन में उन्होंने कैसे हेल्प करी, उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास भी सेम है 4.5, बट वैलेंसी बेरिलियम की 3 नहीं होती है, वो होती है 2। नाउ इट्स मास कम आउट टू बी 4 2 8 एंड 1 9। नाउ इसका जो मास था एटॉमिक मास वो आया 9, ठीक है। अब ये एलिमेंट हमारा 4 है, तो 4 का ऑलमोस्ट डबल मास होता है, तो ऑलमोस्ट डबल है, 9 आ गया लगभग, 4 2 8, ये 9 मास आ गया। तो ये रिकरेक्शन ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के मास की रिकरेक्शन किसने बताई थी, ये मेंडलीव जी ने। तो ये 2 अचीवमेंट थी इनकी, ठीक है। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में क्या कहता है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन which posed a challenge to the Mendeleev periodic law। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब अगर मैं 2014 से बात कर रहा हूँ तो 14 से लेकर अभी तक 2022 आ गया, बच्चे इस क्वेश्चन में हमें डेफिनेटली पजल होते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन में पुटअप क्या किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन थी किसकी, मेंडलीव की,
उसके लिए एक चैलेंज आ गया। चैलेंज आने का मतलब है कि उसके जो पोस्टुलेट थे उसमें कुछ कमी लगने लगी या कुछ दिखने लगा, ड्रॉबैक्स दिखने लगा कि जिसकी वजह से वो उसको सोल्व नहीं कर पाया। तो यानी यहाँ पे ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है कि मैंडली की ड्रॉबैक्स में, और मैंडली की ड्रॉबैक्स क्या क्या थी उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन का बेचारा, मैं तो इसे बेचारा एटम कहूंगा। क्यों कहूंगा? इसका नंबर होता है 1, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अच्छा 1 है तो इसको हम ग्रुप 1 में रख देंगे, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हैलाइड फैमिली से भी मिलती है। हैलाइड से कौन सी हैलाइड है सर? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब की क्या है, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है नोबल गैस बनने के लिए। तो हाइड्रोजन का भी तो ऐसी फंडा है, उसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है ताकि वो नोबल गैस बन जाए। तो हैलाइड में भी आ रहा है, ग्रुप 1 में भी आ रहा है, तो क्या हो गया? तो मैंडली को इस चीज में पजल रहा कि इसको रखना कहां पे है। बट इसका मास कम था, वेरी वेरी लेस था एटॉमिक मास, तो इसकी वजह से इसको ग्रुप 1 में रख दिया। बट एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन थी वो नहीं थी फिक्स। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड, जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की मैंडलीव के केस में, दैट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के बेस पे थी, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स क्या होते हैं सर? 9th क्लास हमने नहीं पढ़ी है, ना ही पढ़ेंगे, बड़ी मुश्किल से 4 दिन मिले हैं, तो किसने कहा है पढ़ने के लिए? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अब इसका क्या था, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पे। अब चलो हाइड्रोजन को मार भी लेते, ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया, तो 2 और 3 को कहां करे भाई? इनके लिए तो अलग स्लॉट बनना चाहिए, तो ये गड़बड़ होगी। वो आइसोटोप्स को भी अरेंज नहीं कर पाए इन डिफरेंट स्लॉट्स ऑफ टेबल, पेरियोडिक टेबल, राइट। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ एटम्स। अब ये चीज क्या है? अब 2 एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं। सबसे पहले एक है कोबाल्ट, दूसरा है निकल। उसने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल में क्या हो गया, उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो ये देखा गया कि जो एटॉमिक मास है कोबाल्ट का, ये 58.7 समथिंग कुछ था 9, और ये था 58.67, तो इसको हम 7 ही लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने थ्योरी दी थी, तो इस एलिमेंट को तो पीछे आना चाहिए, बट ही प्लेस इट बिफोर निकल, सो दैट वाज द प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर। तो निकल के पहले कोबाल्ट को कैसे रख दिया? सेम एज अगर बात करते हैं हम आर्गन जो 18 नंबर है, एंड पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम, आर्गन का अगर हम मास देखते हैं तो ये आया 39.9 एंड पोटेशियम का 39.10, यानी 1। नाउ इसको भी वो नहीं बता पाए कि आपने आर्गन का मास ज्यादा होने की वजह भी इसको पीछे क्यों नहीं रखा। तो ये वाली डिफिकल्टीज उसके पोस्टुलेट्स थे, उसकी थ्योरीज थे, ये उसके ड्रॉबैक्स बन गए, जिसको किसने कंपीट किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा अब मैंने होप्सो मतलब मैंडलीव की सारी चीजें डिस्कस कर ली है इसके अंदर, मेन पॉइंट्स। तो अगर आप वन शॉट के लिए देख रहे हो तो वन शॉट का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे, बहुत टाइम दिया मैंने इसको, ठीक है। वन शॉट में मिल जाएगा भाई, क्यों घबरा रहे हो? मेरे को कमेंट कर देना वन शॉट चाहिए। सारे वन शॉट ऑलरेडी पड़े हुए हैं हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में, फिर भी लाइव सेशन चाहिए, लाइव सेशन भी ले लूंगा, ठीक है, बट कमेंट चाहिए मुझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जहां पे शेयरिंग दिख गया ना तो कोवेलेंट वर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द आयोनिक कंपाउंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं पी वाई क्यूज की, ठीक है, तो पी वाई क्यूज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क आता था कि आपको आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंस बताना है। 2 to 3 पॉइंट्स होते थे और यहीं पे उसने पूछ लिए। अच्छा पार्ट्स देखते हैं कितने पार्ट्स है, ए बी और बी पार्ट तक। तो यानी आपका ये कह सकते हैं आप ये 1.5 मार्क्स का है आपका, डेड नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा था कंपाउंड्स शेयरिंग बाय फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, और इसको रब कर लेते हैं सफाई अभियान। एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड?
तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डिफरेंट कैसे आयोनिक कंपाउंड से, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, while ionic compounds are formed by losing or gaining, either losing or gaining of electron. ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। So covalent compounds have weak force of attraction, weak force। और आयोनिक की बात करते हैं तो आयोनिक में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सेकंड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हम 3 पॉइंट्स लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश, मार्क्स पूरे, यानी 0.5 मार्क्स का एक पॉइंट बन गया आपका। और स्टेप वाइज मार्किंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन बीइंग क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। वाइल अगर हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड कैन प्रोड्यूस आयोन्स, और आयोन्स प्रोड्यूस करेंगे यानी कंडक्टिविटी होगी। सो आयोनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयोन्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा मतलब दिल खुश क्वेश्चन बोलते हैं ना, दिल खुश, वो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट पे। लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। 2016, 14 एंड 15 की बात करते हैं। 14, 15, 16, 17, तो ये दोनों पार्ट थे ना, उस टाइम तो भाई पूरा चैप्टर आता था, ठीक है। और खुशखबरी जैसे हमने बोला था ना कि हमारा मोटर वाला क्वेश्चन RIP हो चुका है नए बच्चों के लिए, तो RIP है, उनको बेनिफिट मिल गया है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट नहीं, खत्म हो चुका है, पूरे का पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। फंस गए नए बच्चे, चलो कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं कि न्यू प्रॉपर्टीज, अब पूरा चैप्टर की जब बात कर रहे हैं तो आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? दे हैव लो MP एंड BP। BP क्या है बापू? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कह सकते हैं पुअर कंडक्टर है, ठीक है। थर्ड, इट कैन, या दे आर सिंपल कर लेते हैं, दे आर insoluble in water and soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सोल्वेंट क्या होता है सर? +2 में स्टडी कर लेंगे हम। चलो फोर्थ पॉइंट, अरे बहुत हो गए 3 पॉइंट, 0.5 मार्क्स इंक्लूडिंग देखते हो 3 पॉइंट कवर हो गए। चलो एक और बता देते हैं, मेनली किस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इनकी फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो मेनली आपको लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में मिलेंगे, बट फ्यू आर देयर, कुछ बहुत कम होंगे जो आपको सॉलिड्स की फॉर्म में मिलेंगे। एग्जामिनर खुश, 3 की जगह 4 पॉइंट, वरदान, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पार्ट में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारी एन वाली सीरीज चल रही है, यानी सैचुरेटेड की, ठीक है। दीज कंपाउंड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, बिकॉज दे पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है देखते हैं। Which term is used to refer the such type of series of organic compounds? ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से, पहले इनकी सीरीज बतानी है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये एन सीरीज है। एन सीरीज मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। कैसे भाई? कार्बन 1 वाला क्या है, फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला था? CnH2n + 2। अब 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा C1H4 यानी CH4, ये हमारा हो गया मीथेन। 2 पुट करेंगे तो इथेन, 3 पुट करेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नानेन।
तो ऐसे चलता रहेगा आपका। तो कह रहे हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो कौन सा टर्म यूज होगा इसके लिए, किस टाइप के कंपाउंड है। दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, इसमें हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बी पार्ट देखते हैं। डू मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल बिलोंग टू द सेम सीरीज, क्या ये दोनों सेम सीरीज से है। पहले मिथेनॉल को देख लेते हैं। हमने सर मीथेन सुना था, ये कहां से आया, मीथेन सुना था, इसका ई पार्ट कट कर दो और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा दो ओल, ये बन गया मेथेनॉल। सेम एज एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये आपका प्रोपेनॉल, ये आपका होमोलोगस कंपाउंड बन गया। अभी कैसे से इनका सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इसमें, अल्कोहलिक ग्रुप। जैसे आपका आ गया मीथेन, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब होगा क्या, जब फंक्शनल ग्रुप लगता है तो एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये आपका बन गया मेथेनॉल। अच्छा, जब इसमें क्या हो गया, एथोनेल की बात करते हैं, ये हमारा होता है C2H5OH। इसमें दो कार्बन में क्या होगा, दो कार्बन वाले कंपाउंड में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप से, ये आपका बन गया एथेनॉल। सेम एज प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये सारे के सारे सेम सीरीज से बिलोंग करते हैं, यानी अल्कोहलिक ग्रुप से। ये सेम सारे के सारे होमोलोगस कंपाउंड है। सर होमोलोगस क्या होता है, चलो होमोलोगस बता देता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट वर्ड है होमोलोगस। These are series of compound having same dash property। अब यहां पे क्या फील होगा देखते हैं, कौन कौन बताएगा। but different dash property, क्या ये सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक डेफिनेशन दिया, आप देखते हैं कितने कितने बच्चे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या ये सही है और ये क्या गलत है, ठीक है। बस मैं आपको बताऊंगा, होमो मतलब होता है सेम। अच्छा, होमो मतलब सेम का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, जितने भी सीरीज ऑफ कंपाउंड है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगेगा, यानी हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये सारे के सारे एक सीरीज में चलेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, these are carbon compound in which prior compound is differ from successor element या successor compound by CH2 यूनिट। यानी जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 यूनिट से डिफर होगा, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस कंपाउंड। अब अगर आप पिछले वाला एग्जांपल उठाते हैं, हमारा था मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल यानी CH3OH। अगर ये होमोलोगस कंपाउंड है तो यानी इसमें क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट है उसमें CH2 ज्यादा होगा। देखते हैं, इथेनॉल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये आ गया आपका C2H5OH। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस है, या तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 है, तो कितना डिफरेंस आ गया CH2 यूनिट का। सेम है अगर हम चलेंगे प्रोपेनॉल पे, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में भी क्या होगा, CH2 ऐड होगा इसके अंदर, ये बन गया आपका C3H7OH। so these are series of compound in which prior element is differ from the successor element by CH2 unit। ये होमोलोगस कंपाउंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चले सी पार्ट पे, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ हैविंग फंक्शनल ग्रुप BR। सिंपल है, जो भी क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH था। अब यहां करोगे OH की जगह क्या करोगे, सिर्फ BR लगा दोगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आपको होमोलोगस बताने हैं तो CH3BR, C2H5BR, जितने मर्जी बना लो आप,
ठीक है, 2 पूछे तो 2 बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ गया फ्लावर से। अच्छा क्वेश्चन है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के ऊपर है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे आप। इन पी प्लांट्स द ट्रेट ऑफ फ्लावर्स बियरिंग पर्पल कलर, ये पर्पल कलर है और पर्पल कलर के जो जीन है वो कैपिटल पी से डिनोट किए हुए हैं। इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है ओवर द व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर की जीन्स है स्मॉल पी। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, स्टेट द कैरेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनीज। मतलब आपको पूरे बताने कि F1 और F2 प्रोजेनीज में क्या क्या बनेंगे। तो देखो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ रहा है आपसे, तो 3 मार्क्स में आपको कुछ थ्योरी राइट करनी है कि ड्यूरिंग द F1 जनरेशन in the homozygous characters are crossbreed, then in the first generation what will be the characters, there will be the dominant characters। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में, पर्पल एंड सेकेंड इज व्हाइट। पर्पल्स के लिए लिया है कैपिटल पी ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली दैट कैरेक्टर विल कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हिच हैव डोमिनेंसी, यानी इन दोनों से डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएंगे F1 जनरेशन में। तो ये हमारे रिसेसिव कैरेक्टर है और हमारी जनरेशन में आ जाएंगे कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हमारा F1 जनरेशन है। कलर रहेगा इसका पर्पल। जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट, फीमेल 1 जनरेशन। अच्छा F1 जनरेशन पूछा है, F2 भी पूछ लिया है। When these undergo the cell pollination, सेल पोलिनेशन के बाद क्या होगा, ये बनाएगा आपका कैपिटल पी यानी प्योर पर्पल। ठीक है, दूसरा आएगा आपका हेट्रोजाइगोस, जिसके अंदर आपके होंगे कैपिटल पी स्मॉल पी एंड लास्ट वन आएगा आपका प्योर व्हाइट का, जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं स्मॉल पी से। चलो ये हमारा आ गया प्योर व्हाइट, जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर था। ये आपके F1 और F2 जनरेशन आ गया। अच्छा यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या पुटअप कर लेगा आपसे, जीनोटाइप फिनोटाइप। हर बार बोल रहा हूं जितना क्वेश्चन पुटअप किया है उतना दीजिए, लेकिन 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे आप। यहां से क्वेश्चन अगर जीनोटाइप जितना पूछेगा उतना बताना है। पजलिंग क्वेश्चन में पजल मत होना भाई, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर टोटल पूछ रहा है टोटल व्हाइट और टोटल पर्पल कितने हैं, तो यानी ही इज टॉकिंग अबाउट फिनेटिक रेशो। अरे कहां गया फिनेटिक रेशो। अगर वो पूछता है कि जीन्स कितने हैं, देन जीनोटाइप रेशो बतानी है आपको। ठीक है, हर बार बता रहा हूं, इसे गलती मत करना। 3:1। अच्छा थर्ड क्या पूछ सकते हैं कि प्योर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस आ रहा है, स्पेशली किनके डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जो। अब डोमिनेंट कैरेक्टर पर्पल से, और पर्पल में क्या रेशो आएगी आपकी, देखो ये हमारा प्योर होमोजाइगस आ रहा है, यानी सेम एलील आ रहे हैं। ये हमारे डिफरेंट एलील आ रहे हैं हेटेरोजाइगस, तो यहाँ पे 1:2 आ रही है। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों बता दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ गया फिजिक्स से, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ क्वेश्चन के लिए। मुझे था कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ रेजिस्टेंस से या फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से पूछेगा, बट यहाँ पे मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं हीट से और पावर से। चलो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग दिस मच कूलम्ब चार्ज इनटू 2 hours थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। अब आपको बताना है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H = I²RT। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं करी है, तो रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका V/I = R, तो ये आ गया आपका V/I इंटू ये R खत्म हो गया T, तो ये I खत्म हो गया, ये आपके पास आ गया IVT। ठीक है, अब करंट के बारे में भी बात नहीं की है यहाँ पे, तो करंट क्या होता है, I क्या होता है, I = Q/T, तो I = Q/T, T से T कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा है हीट का, इट इज H = VQ। ठीक है, अब सिंपल हो गया, अब आपकी स्टेटमेंट पूरी क्लियर है। हीट निकालनी है, V कितना आपके पास 40, Q कितना आपके पास 96,000। अच्छा जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं,
जो भी क्वांटिटीज आपको गिवन है उस चीज को पहले लिखना सीखो। एग्जामिनर इस चीज के मार्क्स देता है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के, ठीक है। वोल्टेज दिया है, लिखो इसे। और क्या दिया, टाइमिंग दिया है 2 आवर्स, इस चीज को लिखो आप। ये कितना हो गया 1 2 3 4 10 की पावर 4, और ये आ गया 4 6 24, और ये आ गया 384। आंसर आ गया आपका 384 इंटू 10 की पावर 4। अच्छा, हीट आपका एक एनर्जी है तो उसे जूल में लिखेंगे, यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा। बी पार्ट क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूमिंग 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यानी आपको पावर दे दी है P इज इक्वल टू 1 किलोवाट। अच्छा, 1 किलोवाट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 वॉट, ठीक है। व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, वोल्टेज दे दी है 220 वोल्ट। देनो दो सर, न्यूमेरिकल तो हमें वैसे भी नहीं आते हैं, छोड़ के आएंगे हम, है ना, छोड़ के नहीं आएंगे, एग्जाम को फोड़ के आएंगे, तो उसके लिए सारे न्यूमेरिकल करने हैं प्रैक्टिस। तो P दे दिया, V दे दिया। A fuse wire of which of the following rating must be used for it। अब आंसर दे दिया, ठीक है भाई साहब, आंसर दे दिया, इतना तो आपको हिंट मिल गया होगा। 4 एम्पियर और 5 एम्पियर है। एम्पियर मतलब करंट, तो यानी आपको यहां से इंडिकेशन मिल गया कि आपको करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू VI। V की वैल्यू कितनी है आपके पास 220, I आपके पास है नहीं, पावर आ गया आपके पास 1000 वॉट, तो यहां से कैंसिल, और ये आ गया आपके पास 100 बाय 2, इसको 22, तो लगभग कितना आ जाएगा ये 2 1 2, ये आ गया 50 बाय 11, इतना ही आएगा 2 1 2 2 1 2 2 5 10 0, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो तो चेक कर लेना भाई यहाँ से। ये हमारे पास आ गया है पावर। अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा लगभग देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक है इसमें। पावर हमारी आ गई 1000, वोल्टेज हमारी कितनी दी हुई है इन्होंने 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू VI, तो पावर आ गई 1000 और 220। हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास पावर आ गई वॉट में। अच्छा, और क्या कहता है, अच्छा इसको पॉइंट में निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, लगभग 11 4 जो 44 एंड 4 फिर 6 बच गया, तो लगभग 4.5, ठीक है, या 4.5 4.6 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट 4.5 से ज्यादा आ रहा है, तो वो कह रहा है कि जब हमारी जो एक केटल है जो इतना पावर कंज्यूम कर रही है इतनी वोल्टेज पे, तो हमें उसे कितना फ्यूज लगाना चाहिए। तो फ्यूज तो भाई जितनी हमारी ये कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो ये वाला आंसर रहेगा इसका, ध्यान रखना। अगर हम 4 एम्पियर का लगाएंगे फ्यूज तो वही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो तो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि करंट तो उसे इतना जा रहा है, सॉरी पावर तो हमारी इतना जा रहा है, इतना पावर नहीं एम्पियर है करंट, ये हो गया आई हमारा, ठीक है। तो आई हमारा इतना करंट तो वैसे ही जा रहा है, तो उससे ज्यादा का फ्यूज चाहिए ना हमें, तो हम लेंगे 5 एम्पियर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कुछ एक सैंपल पेपर्स में दिया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, और अच्छा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारा कुछ क्वेश्चन में दिया है, स्टेटमेंट दी है, आंसर भी दे दिया है, सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा चूज करना है आंसर, ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, और ऑब्जेक्टिव में भी 50-50 चांस आता है ना, करोड़पति में आपके पास ऑप्शन है 50-50 का, तो 50-50 में से 2 आंसर दे दिया, आप 2 में से एक पहचानना है आपको। चलो, अच्छा ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन में आ गया भाई गलती से, स्टेटमेंट को देखेंगे। करेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब है रेटेड 200 वोल्ट एंड दिस मच पावर। तो जो चीज आपको गिवन है पहले वो देखेंगे। आपको P दे दिया आपको 100 वोल्ट, वोल्टेज दे दिया आपको 200 वॉट, रेजिस्टेंस दे दिया है 400 ओम। क्या था, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब। अच्छा देखो, नंबर ऑफ बल्ब दे दिए 3 सच बल्ब ग्रोइंग कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब पहले एक काम कर लेते हैं, क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। नंबर ऑफ बल्ब दे दिया आपको 3, टाइमिंग दे दिया 10 आवर्स, कितने डेज के लिए है, डेज दे दिया आपको, नवंबर मंथ में आपको 30 होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो टोटल आवर्स देखते हैं पहले कितने घंटे चलेंगे। तो एक दिन में 10 घंटे चलते हैं, तो मंथ में कितने चलेंगे 300 आवर्स, ठीक है। अब ये टोटल टाइमिंग हो गया कि 300 आवर्स तो चलेंगे। अच्छा टोटल कितने चल रहे हैं, एक तो नहीं है ना, 3 है, तो टोटल यहां से हो जाएगा आपका 300 इंटू 3,
ये हो गया आपका 900। चलो अच्छा, अब और क्या दिया हुआ आपको, ये तो होगी कैलकुलेशन हमारी, नंबर ऑफ बल्ब हो गए, टाइमिंग हो गया, डेज हो गया। निकालना क्या आपको, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए देखते हैं फॉर्मूला, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ये जरा आपका छोटा 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 छोटा। तो एनर्जी, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहां से एनर्जी आ जाएगी आपकी पावर इनटू टाइम। अच्छा पावर कितनी है आपके पास, पावर आपको मैंने कहीं लिखी थी 100 है, 100 अच्छी है, वोट में दी हुई है, 100 वोट है आपका, P इक्वल टू 100 वॉट है, वॉट। अगर इसको मैं किलो वोट में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 0.1 किलो वॉट। तो पावर आ गया हमारे पास 0.1 किलो वॉट इंटू टाइमिंग कितना आ गया, टाइमिंग था हमारे पास 300, और 300 में कितने बल्ब लगे थे, 3 बल्ब थे, तो ये आ गया आपके पास 900 एंड ये आ गया आपके पास 10 इंटू 39 इंटू, ठीक है भाई, 3 3 9, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, 900 किलोवाट पर आवर, जैसे हम कह सकते हैं 90 यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, कितनी एनर्जी यूज होगी, तो एनर्जी यूज होगी 90 यूनिट्स, या सिंपल कह सकते हैं 900 किलोवाट। अच्छा 900 को ये 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 90.0 हो जाएगा, यानी 90 यूनिट्स यूज हो रही है आपकी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका मेन। क्वेश्चन को करने की सेंस क्या थी वो मैंने आपको सारा बताया, जो क्वांटिटीज गिवन है वो लिख लो, टोटल टाइमिंग निकाल लो, फॉर्मूला आपके पास एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, तो टाइम निकाल दो और कितने एप्लायंसेस लगे हुए हैं वो यूज कर लो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 16.50 पर यूनिट। एक यूनिट का इतना कहते हैं ना, एक संतरा इतने रुपए का, तो 12 संतरे कितने के हैं, वही चीज है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 16.50 रुपी, सो कॉस्ट ऑफ 90 यूनिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, और ये आंसर आपका करेंगे आप खुद, क्योंकि हम नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करिए, ठीक है। तो आंसर आएगा, अच्छा रुपीस में लिखेंगे कितनी कॉस्ट आएंगे, तो यहाँ पे यूनिट लिखना ना भूलना कि रुपी है, पैसा है, ठीक है, ये यूनिट लिखना ना भूलिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अरे फिर फिजिक्स का क्वेश्चन, बट मुझे लगता है इजी वाला होगा, देखते हैं। 4 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड टू द 220 वाट। सर ये तो हमारे पास पावर आ गई, तो लिख लेते हैं पावर। अच्छा मैं इसको सोल्व कर लेता, किलो वॉट है, इसको मैं तो वॉट में कन्वर्ट कर लेता हूं, 4000 वॉट आ गया। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज आ गया आपके पास 220 वोल्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, आई का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, पावर आपका 4000, वोल्टेज 220 इंटू I, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 400/22, क्या ठीक है इतना भाई, चलो ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 200/11, ये कितना आ जाएगा 1, 11 1 जा 11, 8 जा फिर 1, ये कुछ इतना आ जाएगा 18.18 आंसर आ जाएगा आपका कि कितना करंट चल रहा है, 18.18 एम्पियर। सॉरी ये तो आपने खुद कर दिया, ये इजी था ना भाई, मुश्किल क्यों करूं मैं, तुम करोगे, एग्जाम में तुम बैठोगे। फर्स्ट पार्ट तो हो गया ये, सेकंड पार्ट देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए जो ऑलरेडी गिवन है, करंट चाहिए जो ऑलरेडी हमने अभी फाइंड किया है इतने एम्पियर, आर क्या फॉर्मूला होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, आई को उधर लेके जाएंगे, V/I 220 डिवाइडेड बाय 18.18। अब ये सोल्व करेंगे, यस बिल्कुल सही समझे, आप करेंगे खुद, ठीक है। 1.5 घंटे से पहले मुझे कंप्लीट करनी है, तो इसको कैलकुलेशन को कोशिश करना भी कि ये पॉइंट वाला है तो उधर जाके ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 220 ठीक है। कोशिश करना यहाँ पे 0.1 या 0.2 डिजिट तक ही निकालेंगे आप आंसर, ठीक है। यहां से जो भी आंसर आएगा आपका ओम्स में, ठीक है, लगभग जितना भी आएगा, ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का।
अच्छा थर्ड पार्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स यूज ऑफ हीटर। अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी, अभी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करके आए हैं कि जो एनर्जी है वो होता है पावर इनटू टाइम। कितनी पावर थी 4 किलोवाट। अच्छा टाइमिंग कितना है, आवर्स है 2 आवर्स, तो हमारी लगभग आ जाएगी 8 किलोवाट आवर। मतलब इसको सोल्व करने की क्या नीड है भाई कि आवर्स में निकालो फिर आप में आवर्स के मिनट्स और मिनट्स के सेकंड बनाओ, तो सिंपल किलोवाट पर आवर्स में बना लो ना, किलोवाट आवर्स में, तो ये आपकी एनर्जी आ गई। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। फिजिक्स पार्ट में मतलब इतना मुश्किल नहीं दिया। अब एनवायरनमेंट चैप्टर से देखते हैं जहां से आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बार फ्लो चार्ट देखेंगे आप। केयरफुली गिवन द फूड वेब फ्रॉम द सी, शो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट, द म्यूजल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर इन द अबव फूड चेन, जस्टिफाई। ये क्या होता है, म्यूजल्स क्या होते हैं? फॉरन में देखा एक मिस्टर बीन का शो, मिस्टर बीन आता है ना जो पहले, तो एक बार होटल में जाता है वो और कुछ ऐसी सीपीसी मिलती है और वो खोलता है, कर रहता है, 5-6 खा जाता है और बाद में पता लगता है वो खराब होती है वो क्या होता है, वो ये होती है म्यूजल्स होती है। ठीक है, जिसे सीपी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, एक सी फूड है ये रहा, यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है सर, दिल को दिखाते हैं, रुक जाओ, ये रहा, अरे फिर आ गई, चलो अब दिख जाएगा ये वाला जो रेड करके देखते हैं, रेड से आता है कि नहीं, बदतमीज है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये रहा। अच्छा वो कह रहा है कि ये कौन सा कंज्यूमर है हमारा, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। सो ये हमारे हैं ग्रीन एल्गी, यानी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर, तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स, शायद इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर ये रहे भी, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है हमारा। अच्छा यहाँ पे ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है। अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, और इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को कौन ईट कर रहा है, म्यूजल्स ईट कर रहे हैं। नाउ दिस आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। अच्छा जस्टिफाई करना, तो जस्टिफाई का मतलब क्या है, आपको बताना है कि व्हाई दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर, बिकॉज दे ईट द प्राइमरी कंज्यूमर व्हिच आर हियर इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास ये है एल्गी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बाद सेकंड लेवल पे हमारे पास है, ये हमारा सेकंड लेवल पे है, ट्रॉपिक सेकंड पे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद ये हमारे ट्रॉपिक 3 पे है हमारे पास। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो क्यों किसको ईट कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को ईट कर रहे हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर किनको ईट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को। ये आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत सिंपल है, आई थिंक इतना बताने की नीड नहीं होगी, सारा का सारा डायग्राम में दिया हुआ है। Why do all food chain start from plants? ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जितने भी हमारे फूड चेन है वो प्लांट से ही स्टार्ट होती है, तो आंसर है ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स because plants are only organism that can capture sunlight या use sunlight to proceed photosynthesis process by which food is prepared। यानी और कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है एक ऋतिक रोशन के जादू मूवी के अलावा जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, धूप। ठीक है, तो यही हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, और फूड बनाने वाले सिंगल ऑर्गेनिज्म है। सो दैट्स व्हाई दे आर द प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट लेवल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल 1 पे सारे के सारे प्लांट्स ही रहते हैं, बिकॉज इन्हीं के पास ये स्पेशल कैपेबिलिटीज है लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड को प्रिपेयर करने। ठीक है, आप और मैं नहीं करते, आपसे पूछ रहे खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती है, तो मम्मी प्रोड्यूसर थोड़ी है भाई, तो मम्मी प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद बनाते हैं एनर्जी यूज करके, यानी प्लांट्स। चलो कोई बात नहीं, सेक्शन सी पे आते हैं। अच्छा सेक्शन सी की मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
मतलब ये आपका टोटल 8 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अगर आप बिल्कुल नीचे लेवल पे भी है ना तो 5 मार्क्स तो इजीली ले लेंगे आप, ठीक है। और जो जिन्होंने थोड़ा एवरेज स्टडी किया या अच्छी स्टडी किया है वो 8 के 8 मार्क्स ले सकते हैं साइंस में केस स्टडी से, क्योंकि फिक्स टॉपिक है और एक ही टॉपिक है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अब मैंने बात की थी कि हेरिडिटी से आ रहा है, तो हेरिडिटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक रीड करने की भी नीड नहीं होगी, इतने प्रैक्टिस कर ली हमने। लाइक वो कह रहा है स्नेहा है, उसने क्या किया, क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स बिटवीन पर्पल फ्लावर्स, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, पर्पल फ्लावर्स है हमारे पास, एंड व्हाइट फ्लावर्स। F1 जनरेशन है एंड ऑल हैड व्हाइट फ्लावर्स, और सारे के सारे व्हाइट फ्लावर्स है, यानी हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर है। इतना समझ आ गया होगा आपको। When the F1 generation was self crossed, जब सेल्फ क्रॉस किया है, it was observed that in the F2 generation out of 100 75 flowers were white। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये हमारे व्हाइट फ्लावर्स वाले क्या है, ये हमारे क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, तो इनको मैंने ले लिया, ये हमारे व्हाइट हैं। दूसरे के हमारे पास पर्पल है, पर्पल को मैंने ले लिया इनसे। जब F1 जनरेशन होगी तो क्या उनसे कैसे कैरेक्टर आएंगे, कैपिटल W और स्मॉल w, यानी व्हाइट वाले। जब ये सेल्फ क्रॉस होगा तो सेल्फ क्रॉस में क्या होगा, प्योर और सेल्फ पोलिनेशन। खाली अगर सेल्फ की बात कर रहे हैं, खाली सेल्फ की बात कर रहे हैं तो एक प्योर व्हाइट, प्योर पर्पल एंड व्हाइट जो हेट्रोजाइगस हो गए, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहे हैं। पहला पार्ट, विच टाइप ऑफ क्रॉस इट इज, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड है कि डाईहाइब्रिड है, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर के बारे में, अरे यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कलर्स के बारे में। सो इट इज मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब वन, हाइब्रिड मीन्स क्रॉसिंग। So it is monohybrid. Why monohybrid? Because only one allele is, spelling गलत हो गया, is connecting in crossing. Second part, ये इंपॉर्टेंट है, यहां गलती करोगे आप। देखो ये पजलिंग क्वेश्चन है, कह रहा है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अब यहाँ पे होमोजाइगस नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड कौन कौन से थे, ये वाले और ये अरे ये वाले, ये आपके होमोजाइगस है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस के बीच में है, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये हेट्रोजाइगस है। अब जब इनका क्या होगा, सेल्फ क्रॉस होगा, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल इन द F1 जनरेशन। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में भाई 50-50% चांस रहेगा, और इस 50-50% चांस में ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजलिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हेट्रोजाइगोस, यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल विच इज परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस। तो प्योर होमोजाइगस होने की 50-50% चांस रहेगा, ठीक है। 50-50% चांस, वो कैपिटल W हो सकता है, स्मॉल w हो सकता है, कैपिटल W स्मॉल w हो सकता है। तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे 50-50 होने के, ठीक है। 50% हो सकते हैं अभी प्योर हो जाए और 50% रहेंगे हेट्रो वाले हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट, लिस्ट एनी टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अदर देन राउंडनेस। तो राउंडनेस के अलावा कौन कौन से कलर्स के, आंसर ही बता दिया, कौन कौन से ट्रेड्स के बारे में, अलील के बारे में बात किया था, येलो एंड ग्रीन कलर, इनके बारे में बात किया था हमने। सी सर को स्पेलिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं। एक ट्रेड्स तो ये था भाई, एक एलील तो ये था। दूसरा और मेंडल एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था, टॉल एंड डाफ, तो ये आंसर रहेगा भी। तो टॉल एंड डाफ कैरेक्टर्स और येलो और ग्रीन कलर्स, ये अदर कैरेक्टर थे जो ऑब्जर्व किए गए थे, जिनके ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए, स्टेट द मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम नहीं बताएंगे, बहुत बार बता दिया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, when the two characters of a vectors are crossed with each other then
one is manifest in the body, that is called dominant character. These dominant characters can express itself in the F1 generation. तो F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर आ पाएगा जो डोमिनेंट में है, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, वही बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। एग्जांपल दे सकते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में एग्जांपल दे सकते हैं कि मेंडल ने दो कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, होमोजाइगस, तो इसमें एक ही ट्रेट आएगा यानी एक ही कैरेक्टर आएगा यानी टोल वाला, तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं अगर ये 2 मार्क्स में पुट अप करता है, ठीक है। 2 मार्क्स में हमेशा ध्यान रखना भी एग्जांपल जरूर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाइल परफॉर्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे हैं केस स्टडी में, वही रिपीट हो रहे हैं। कह रहा व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ये कॉइल है, इसको कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर से, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। आज ही इसी स्लाइड में क्वेश्चन कराया था कि व्हेन द बार मैग्नेट इज हेडिंग टुवर्ड्स द कॉइल, देन magnetic flux associated with this coil changes, due to which current is induced, that is detected by galvanometer, and galvanometer shows deflection in one direction, समझ गए, एक डायरेक्शन में शो कर देगा। बी पार्ट, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, अब ये मैग्नेट है इसमें से पास कर दिया है कुछ इस तरीके से, ये कॉइल है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। सॉरी इतनी गंदी राइटिंग कभी नहीं देखी हमने, इतनी गंदी ड्राइंग कभी नहीं देखी। अच्छा अब ये बार मैग्नेट है, ये यहाँ पे है इसमें, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। जब ये बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन वन डायरेक्शन में शो हो जाएगी। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम इसमें से पास करेंगे, खींच लो, तो पास करने का मतलब क्या है, मैग्नेट इसमें से पास हो जाएगा। जब तक ये मैग्नेट इसमें रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बट जैसे ही ये मैग्नेट इसमें से आउट होएगा यानी मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, नाउ एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू व्हिच current decreases and galvanometer show deflection in another या opposite direction। ये ध्यान देना, समझ गए भाई। जैसे ही मैग्नेट निकला क्या हुआ, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाने लगा, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो करंट कम हो जाएगा, और नीडल की डिफ्लेक्शन अदर डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। चलो सी पार्ट देखते हैं। The two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, then some current will be induced in the coil B. Give reason. ये coil है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, ये की आ गई और ये, ठीक है, और एक coil है दूसरी B, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। चलो ना, वो कहता है ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, जल्दी चलेंगे, ठीक है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, देन द करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल बी। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, व्हेन द करंट पास थ्रू दिस कॉइल, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस कॉइल ए यानी प्राइमरी कॉइल चेंजेस, ड्यू टू व्हिच द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एसोसिएटेड कॉइल ऑल्सो चेंजेस। इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ है तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसकी वजह से इसकी साइड वाली कॉइल में यानी एसोसिएटेड कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा जो गैल्वेनोमीटर से शो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन the current is also induced in this secondary coil, that is the B coil, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन नहीं देना तो ये देना due to change in the magnetic flux in coil A, the magnetic flux in the associated coil changes, due to which current is induced। इसके फ्लक्स की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा,
जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ गए? गिव रीजन, रीजन दे दे रहा है, बता दिया मैंने आपको सारा। चलो लास्ट, इफ इट इज नॉट एसेंशियल दैट द मैग्नेट शुड मूव इंड्यूस करंट इन द कॉइल, एक्सप्लेन। कह रहा है इट इज नॉट एसेंशियल दैट द मैग्नेट शुड मूव टू द इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। अच्छा, दो सेंस बनती है इस क्वेश्चन की। एक तो ये सेंस बनती है कि ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेट को मूव कराना है, तो ना कराओ, कोयल को मूव करा दो, तब भी सेम चेंजेस होगा। कोयल को चेंज कराओगे, कोयल को मैग्नेट की टुवर्ड्स लेके जाओगे, तब क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। कोयल को जब आप अलग लेके जाओगे, अवे लेके जाओगे, तब भी होगा ऐसा सेम। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, करंट इंड्यूस कम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सारी चीजें बता दी है, और भी दिया हुआ है। ठीक है, वही चीज पूछी हुई है। थर्ड क्या केस हो सकता है कि देयर इज नो मोशन, जो एक क्वेश्चन और बनता है, व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट भी दे सकता है यहां पे, और बार मैग्नेट की जगह क्या दे सकता है, कोयल भी दे सकता है। तो नो मोशन मींस नो फ्लक्स चेंजेस, नो फ्लक्स चेंजेस मींस नो करंट इंड्यूस, सिंपल, और नो करंट इंड्यूस मींस नो डिफ्लेक्शन। ये सारा फंडा है, सारा का सारा। ठीक है, इससे ज्यादा तो कहीं रह गया भाई, आपका टाइमिंग खत्म, आपका पेपर खत्म, और क्या चाहिए आपको। हाँ, एक काम रह गया अभी आपका। सर क्या रह गया है भाई, चैनल को शेयर करना रह गया। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना। अच्छा, लाइव सेशन की बात करते हैं, तो वो लाइव सेशन आपको शाम को मिल जाएगा 8 PM, और एक डे टाइम है, जो डे टाइम आपको शॉर्ट में बता दूंगा मैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये आप सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारा का सारा वन शॉट PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डाउट सेशन सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट सेशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी में। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं, कार्बन कंपाउंड चैप्टर पे या पीरियोडिक पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए जा रहे हैं। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है, तो लग जाओ भाई, जुट जाओ टारगेट की तरफ। सो साथ चलेंगे, साथ दौड़ेंगे, टारगेट को मिलके फोड़ेंगे। तो बेटा इतना ही आज की वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए पूरे 40/40 के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।